नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो देखो आज की जो वीडियो है वो हमारा बिहार स्पेशल टॉप 2000 जो प्रश्नों का हम संग्रह कंप्लीट करवा रहे हैं, उसी सीरीज का आज का जो वीडियो नंबर है पार्ट नंबर 17 है। ठीक है ना? एक और बात बता देना चाहते हैं दोस्त, आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है ना? जैसे में बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया या फिर बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा या फिर सामने जो बिहार सिजिल का एग्जाम भी होने वाला है, यानी कि राज्य स्तरीय जो भी एग्जाम हो, उसमें आपको मालूम ही है कि बिहार से क्वेश्चन कितना ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो देखिए दोस्त, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर सच में बिहार में आपको नौकरी करना है, तो आपको बिहार स्पेशल तगड़ा करना पड़ेगा। ये तो आपको मालूम ही है। देखिए दोस्त, आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन इस क्वेश्चन को ना आप देख के जाइए एक बार। इस सीरीज को ना एक बार आप पढ़ के जाइएगा। हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से सारा का सारा सीरीज मिल जाएगा, ठीक है ना? पूरे 2000 प्रश्नों को, ठीक है? आप जाइए और उस सीरीज को फॉलो कीजिए और क्वेश्चन देखिए, आपको मज़ा ना आए तो बोलिएगा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ामों में, ठीक है ना? तो क्वेश्चन को एक बार देखिए, इस वीडियो के एंड तक देखिए और खुद आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा लगा, क्योंकि हम आपको थ्योरी, सॉल्यूशन, मैप के माध्यम से, हर एक माध्यम से सारा कंप्लीट करवाते हैं। क्वेश्चन हम कम ही कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से सारा कंप्लीट करवाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम पार्ट 17 नंबर आज का शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो आज का जो पहला प्रश्न क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है? तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो प्रश्न है 161 नंबर सवाल है, ठीक है ना? देखिए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से पार्ट 16 तक कंप्लीट करवा दिया गया है बिहार स्पेशल का, ठीक है ना? उसमें हम 160 तक जो है ना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। एकदम हूबहू आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा, ठीक है ना? और ये पार्ट 17 में जो है हम आपको 161 नंबर प्रश्न कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम 161 नंबर प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, बोल रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर जी। आखिर उनको मोक्ष की जो प्राप्ति हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, उनका स्थान क्या है और कहाँ पर वो स्थित है, ठीक है ना? ऑप्शन ए है मनेर में, या फिर ऑप्शन बी है राजगीर में, या फिर ऑप्शन सी है पावापुरी में, या फिर ऑप्शन डी है जलान कोट में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि देखिए, जो महावीर जी थे, आपको मालूम है कि जैन धर्म के वो संस्थापक थे, ठीक है ना? तो उन्हीं की जो है मोक्ष की प्राप्ति का स्थान पूछ रहे हैं कि आखिर कहाँ पे उनका मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्त, ये जो पावापुरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पावापुरी, वहीं पर जो है उनकी मोक्ष की प्राप्ति हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम चलते हैं, इसको और भी विस्तार में देख लेते हैं, डिटेल्स में देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो है जैन धर्म के संस्थापक महावीर की जो मोक्ष स्थली थे वो कहाँ पे है? पावापुरी में स्थित है, ठीक है ना? लेकिन एक और बात जान लेते हैं, ये पावापुरी है कहाँ पर? तो देखिए, ये पावापुरी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पावा भी कहा जाता है, ठीक है ना? ये भारत के जो है बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोधगया के पास स्थित है और एक वहां पर एक स्थान है, ठीक है ना? यानी कि राजगीर और बोधगया के बीच में जो एरिया है उसी को बोला जाता है पावापुरी। जैसे में हम आपको बता देते हैं, देखिए मैप के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ें बताएँगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो या फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, हम पूरा आपको मैप के माध्यम से बताएँगे। देखिए, बीचों-बीच से पहले आप गंगा नदी निकाल दीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार कौन-सा है, ठीक है? तो देखिए, ये तो एरिया हो गया कैमूर वाला एरिया, ये हो गया आपको रोहतास वाला एरिया, ठीक है ना? लेकिन जस्ट यहीं पर ना, यहीं पर है औरंगाबाद हो गया, यहाँ पर औरंगाबाद हो गया, यहीं पर एक गया हो गया। तो गया में है बोध गया और जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है ना, ऊपर वाला यहाँ पर हो गया नालंदा वाला। तो ये नालंदा और ये गया, यानी कि इसी के बीच वाला जो एरिया है ना, इसी को बोला जाता है पावापुरी। यहीं पर जो है भगवान जो है गौतम, जो कि भगवान जो है महावीर जी का, ठीक है ना, यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। समझ में आ गया ना? तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको पूरा मैप के माध्यम से सारी चीजें बताएंगे। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? बस आपको वीडियो को ना एंड तक देखना है और खुद बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं, ठीक है ना? चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है? देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 162 नंबर प्रश्न है, ठीक है? बोल रहा है कि जो ये कैमूर की पठार है, वो आखिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है ना? कैमूर की पठार कहाँ पर है? एक बार और मैप के माध्यम से पहले जान लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है ना? ये देखिए, ये कैमूर की, ये जो कैमूर की पठार है, ठीक है ना? ये वाला जो है अभी आपको बताया कैमूर है, ये वाला रोहतास है, ठीक है ना? तो कैमूर और रोहतास एक दूसरे में सटा हुआ है, ठीक है? तो वही पूछ रहे हैं कि आखिर जो कैमूर का जो पठार है, ये वाला एरिया, आखिर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन नंबर ए है तांबा के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी है चूना पत्थर के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लिथियम के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बक्साइट के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए ये जो कैमूर वाला एरिया है यहाँ पे भी लगा दिए हैं मैप। हम आपको प्रैक्टिकल तौर पे बताते रहे हैं कि मैप में कहाँ पर है कैमूर। तो देखिए जो कैमूर की जो पठार है ना, ये तो झारखंड से सटा हुआ एरिया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे ज्यादा चूना पत्थर यहाँ पर आपको मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो कैमूर की पठार है वो चूना पत्थर के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। समझ में आ गया ना दोस्त? अब हम चलते हैं इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए ये जो कैमूर का पठार है, ये विंध्य पहाड़ियों का पूर्वी भाग है, ठीक है ना? जो कि मध्य प्रदेश के कहाँ से, जबलपुर जिले से कटनी से लेकर बिहार के सासाराम जिले के आसपास तक फैला हुआ है। अभी आपको हम बतेबे किए, ठीक है ना? ये जो बिहार वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला कैमूर है और ये रोहतास है, ठीक है ना? रोहतास बोले चाहे सासाराम बोलिए, क्योंकि मुख्यालय है सासाराम, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये यही की बातें बोल रहा है, ठीक है ना? यानी कि एमपी से, मध्य प्रदेश के जबलपुर से जिले से कटकी से लेके बिहार के सासाराम जिले तक फैला हुआ है। ये कौन सा? विंध्य पहाड़िया का पूर्वी भाग। समझ में आएगा ना ये वाला एरिया, ठीक है ना? और उसके आसपास तक फैला हुआ यह अपने चूना पत्थर के लिए, भंडार के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? भवनों को निर्माण करने में होता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है। इन सब चीजों में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे मिलता है? तो कैमूर के पठारी वाला एरिया में मिलता है। समझ में आ गया ना दोस्त? ठीक है ना? देखिए दोस्त, आपको इतना बेहतरीन तरीके से सारा चीज कंप्लीट करवाया जाए, ठीक है ना? ये वीडियो है हमेशा शाम को 7 से 8 के बीच में अवेलेबल करवा दिया जाता है, ठीक है ना? और उसके बाद से आपको डेली ये वीडियो आपको मिलेगा ही, ठीक है ना? ये और उसके बाद से जीके जीएस के भी कंप्लीट करवा दिया जाता है, ठीक है ना? जीके जीएस भी आपको डेली हमको 60 यानी कि 16 या फिर 20 आपको डेली हम लेकर आते हैं, ठीक है ना? 25 भी हो जाता है कभी-कभी, ठीक है ना? आप इस दोनों वीडियो को ना बिल्कुल कीजिए, ठीक है ना? या तो जीके जीएस का आएगा एक दिन वीडियो, या फिर उसके अगले दिन आपको बिहार स्पेशल का आएगा। एक दिन गैप करके डेली वीडियो आता है। एक दिन ये आएगा, फिर एक दिन ये आएगा। डेली शाम को 7 से 8 के टाइमिंग में ही ये वीडियो आता है। बस यही बताना चाहते हैं कि इस जीके जीएस वाले वीडियो में भी बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बताते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हार्ड ना लगे। तो इस दोनों वीडियो को ना हमेशा आप देखते रहिए, ठीक है ना? क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? चलिए हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है, इसको आप ध्यान से देखिए। बोल रहा है 163 नंबर सवाल है। बोल रहा है कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है ना? आखिर उसका नाम क्या है? ठीक है ना? देखिए 4 पत्रिकाएँ दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। देख लीजिए, ये हमारे शाहजानंद सरस्वती जी हैं। इन्होंने कृषक माने किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया है। उन्हीं की बातें कर रहा है कि जो शाहजानंद सरस्वती जी थे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। कि ये तो बहुत सारे पत्रिका थे, लेकिन इनमें से कौन से था ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है जन क्रांति, या फिर ऑप्शन नंबर बी है हुंकार, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कृषक समाचार पत्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विद्रोही। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुंकार। ये जो हुंकार पत्रिका है, ये जो है प्रकाशन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है ना? लेकिन चलिए हम इनको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जितना हम बताएंगे बस आपको उतना ध्यान से देखते जाना है। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसानों के प्रति समर्पित सेवाओं के लिए किसान प्राण के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? किसान प्राण के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना? किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की रचना की, जिनमें से प्रमुख कौन सी है? भूमिहार परिचय है, देख लीजिए, याद रखिए कौन कौन से है? भूमिहार परिचय है, हुंकार है जो कि हमारे ऑप्शन में दिया था, उसके बाद से दी अदर साइड ऑफ द शील्ड ये भी है, उसके बाद से रेड डिटेक्शन इन बिहार हाउ इट वर्क, यानी कि ये 4 तो बिल्कुल याद रखिए। कौन सा? भूमिहार पद परिचय, हुंकार, द बिहार साइट ऑफ द शील्ड, रेड डिटेक्शन इन बिहार हाउ इट वर्क्स, ये जो भी जो है उन्होंने लिखा था। यानी कौन लिखे थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने ये भी लिखा था। लेकिन हमारा ऑप्शन में था हुंकार, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हुंकार। समझ में आ गया ना? यानी कि बहुत बार पूछा हुआ है किसान प्राण किसे बोला जाता है, और भी बहुत सारे पत्रिकाओं के बारे में पूछ दिया है। तो आप इन सब पत्रिकाओं के बारे में जब जानिएगा ना, तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा, ठीक है ना? आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है इंक्लूड है। आप खुद देख सकते हैं। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन निकाल कर पूछ लिया जाता है और बच्चे उसी में ना गुमराह हो जाते हैं। आपको गुमराह नहीं होना है, बेहतरीन तरीके से हर सवाल को बना के आना है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर सवाल पे।
देखिए, वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है लेकिन समझ-समझ के बनाइएगा ना, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के टाइम में आपको मैराथन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप ये वाला कहीं भी रहिएगा, ये सीरीज़ आप एक बार देख के चले जाइएगा। मैं बता तो रहा हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 164 नंबर सवाल पे, ठीक है? बोल रहा है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की, ठीक है ना? आखिर जो है एक शाखा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रेवती नाग ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी है यदुनाथ सरकार ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मजरुल हक ने किया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना में हुआ था, याद रखिएगा। 1913 में हुआ था, किसका? अनुशीलन समिति का। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सचिंद्रनाथ सन्याल। देखिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने ना 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था, ठीक है ना? एक ब्रांच बैठाया था, कहाँ पे? पटना में, ठीक है? कौन किए थे? सचिंद्रनाथ सन्याल, याद रखिएगा, ठीक है ना? ये डेट भी याद रखिएगा और ये समिति भी, और ये स्थापना किसने किया था, इनको भी आप जरूर ही जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना? लेकिन चलिए हम और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? देखिए 1913 में पटना अनुशीलन समिति की एक शाखा कौन है? सचिंद्रनाथ सन्याल की स्थापना की गई थी, ठीक है ना? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है ना? कौन सा था? एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी जो है स्थापना 1902 में कौन कौन किए थे? जतीन्द्रनाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष ने भारत को जो है ना ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से किया था। समझ में आ गया ना? आप तो नाम से ही समझ सकते हैं, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। ये तो भाई ब्रिटिश लोगों की नाक में दम करने के लिए बनाया गया था। समझ में आ गया ना? तो हमको ये याद रखना है कि 1913 में पटना का जो ब्रांच है, उसको किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। और जितना भी हम इसमें एक्सप्लेनेशन किए हैं, वो आपको याद तो रखना ही है। समझ में आ गया ना? क्योंकि बार-बार इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जो इम्पोर्टेंट है वहीं हम आपको इसको इंक्लूड किए, कोई भी आपको अलग चीज़ें नहीं है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है? अगला नंबर प्रश्न क्या है? 165 नंबर सवाल है। बोल रहा है 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन आखिर किसने किया था? ठीक है ना? ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, पी बाई क्यू है। ठीक है ना? पी बाई क्यू है। तो बोल रहा है कि 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन आखिर किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है श्री कृष्णा सिंह ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद जुबैर ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बी और सी, यानी कि श्री कृष्णा सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों मिलकर किए थे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बिना घबराए और बिना सोचे समझे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री कृष्णा सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों आदमी ने मिलकर इसकी गठन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी और सी कौन कौन? श्री कृष्णा सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किया था। ठीक है ना दोस्त? लेकिन चलिए हम इसको और भी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देख लेते हैं ताकि और भी डिटेल्स में आपको जानकारी हो जाए। देखिए 1922 से 30 में मुंगेर जिले में श्री कृष्णा सिंह और मोहम्मद जुबैर द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है ना? इस सभा का गठन का जमींदारों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ था। उनकी शिकायतों को ना इकट्ठा करने के लिए किया गया था। समझ में आ गया ना? जो बड़े-बड़े जमींदार थे वो छोटे-छोटे किसानों पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते थे। ठीक है ना? और उसी की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। गठन करने वाले कौन-कौन थे? तो श्री कृष्णा सिंह थे और मोहम्मद जुबैर जी थे। ये दोनों जो थे इन्होंने ये गठन किया था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्त, ठीक है ना? क्योंकि एग्ज़ाम में ना ये बार-बार पूछता है, ये इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? 166 नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को, और कहीं भी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना दोस्त? देखिए बोल रहा है 1934 में बनी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव आखिर कौन थे? 1934 में जब सोशलिस्ट पार्टी की बनी थी, आखिर उसके सचिव कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए, सही तरीके से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण, या फिर ऑप्शन नंबर सी है राम वृक्ष बिनीपुरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कर्पूरी ठाकुर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? याद रखिएगा सचिव के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है ना? तो इसको बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? जयप्रकाश नारायण जो थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे? सचिव थे। ठीक है ना? इसको आप जरूर याद ही रखिएगा।
ठीक है? लेकिन चलिए हम डिटेल्स में जान लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को पटना में हुई थी, ठीक है ना? पार्टी की जो मुख्य उद्देश्य था, क्या था? भारत में समाजवाद की स्थापना करना था। इसका मेनली जो फ़ोकस था किस पे था? भारत में समाजवाद की स्थापना करना था। लेकिन बात करें इसके अध्यक्ष यानी कि इसके चेयरमैन कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। और बात करें महासचिव की, तो महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जो कि हम आपको ऑप्शन में अभी पढ़ा दिए हैं। समझ में आ गया ना? तो इन दोनों को याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन थे और वो महासचिव कौन थे और पार्टी की कब स्थापना हुआ था, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। समझ में आ गया ना? तो देख सकते हैं ये जितना भी क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा रहे हैं, ये कितना आपको वीवीआई है। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? बस वीडियो को ना आपको ध्यानपूर्वक देखते जाना है, हम जितना बता रहे हैं उसको आपको ध्यानपूर्वक समझते जाना है। कोई भी क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में आपको नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना? देखिए 167वां सवाल क्या बोल रहा है? इसको आप ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व आखिर किसने किया था? ठीक है ना? प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह ने किया था, या फिर ऑप्शन बी है मोहम्मद यूनुस ने किया था, या फिर ऑप्शन सी है जीएस लाल ने किया था, या फिर ऑप्शन डी है वहाब अली ने किया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे ना कि श्री कृष्ण सिंह को आराम से सही मारेंगे, लेकिन ये सही नहीं है दोस्त, ठीक है ना? क्वेश्चन को आप ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है ना? उसके बाद बढ़िए। देखिए, उनसे पहले ना मोहम्मद यूनुस जो थे वो अंतरिम सरकार बनाए थे, ठीक है ना? और इन्हीं के समय में ना पहली बार जो है मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था, यानी कि ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनके बाद जो थे श्री कृष्ण सिंह जो आए थे, ठीक है ना? तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन? मोहम्मद यूनुस। कब किए थे? 1937 में गठित किए थे प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल। समझ में गया ना? लेकिन चलिए हम इसके बारे में और भी जान लेते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, माने इसके नेतृत्व ये कर रहे थे, प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, ठीक है ना? लेकिन जस्ट उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस जो थे ना, कांग्रेस ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो सरकार का विरोध किया, क्योंकि उसमें जो थे मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी भी शामिल थी, इसलिए उन्होंने विरोध किया, ठीक है ना? लेकिन मोहम्मद यूनुस ने उसके जस्ट क्या किया? अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना? इनके इस्तीफे के बाद क्या हुआ कि जो कृष्णा सिंह जी थे, जो कि हम आपको अभी ऑप्शन में बताए, उन्होंने 20 जुलाई 1937 को, याद रखिएगा 20 जुलाई 1937 को अपना खुद का मंत्रिमंडल बनाया। लेकिन इन्होंने भी क्या किया कि राजनीतिक कैदियों को रिहाई के मुद्दे पर 15, यानी कि कब किया था? 15 जनवरी 1938 को अपने ही मंत्रिमंडल को भंग कर दिए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इनकी जो रिहाई की मांग थी, उसको पूरा भी कर दिया था। समझ में आ गया ना? तो इनको जो आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? जितना हम बता रहे हैं बस ध्यान से आप समझते चलिएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? लेकिन अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, बोल रहा है 168 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है? माने माने थे। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, ठीक है ना? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही तरीके से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद जिन्ना को माना है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड माउंटबेटन को माना है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड मिंटो को माना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लियाकत अली खान को माना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? राजेंद्र प्रसाद की बातें बोल रहा है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ने क्या मारेंगे? तुरंत जिन्ना को मार देंगे, बिना सोचे समझे। यहीं पर लड़कों का ना रिजल्ट घबरा जाता है, बल्कि ये नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा। हम पहले ही आपको काट दिए, ठीक है ना? यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद जो थे, लॉर्ड मिंटो को जो है ना पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। किसने माना है? राजेंद्र प्रसाद ने माना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना? गलती नहीं करना है दोस्त। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप गलती कर रहे हैं ना, तो ये सही बात नहीं है। आप ईमानदारी से एक बार पढ़िए तो सही, हम हर चीज़ आपके लिए लेकर आएँगे, ठीक है ना? बस आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। लेकिन चलिए हम इसको और भी डिटेल्स में जान लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, लॉर्ड मिंटो को जो ना सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक माना जाता है। ये तो बात सही है। सांप्रदायिकता का मतलब समझते हैं ना? जैसे मानते हैं कि धर्मों को, हर धर्म को अलग-अलग तरीके से बाँट के उसके बाद उसमें चुनाव करवाना। जैसे मुस्लिम समुदाय का अलग चुनाव होगा, हिंदू का अलग होगा, उसके बाद से सिख का अलग होगा। इस तरीके से इसको बोला जाता है सांप्रदायिकता, ठीक है ना? तो सांप्रदायिकता चुनाव का जनक माना जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को, ठीक है ना? इन्होंने धर्मों को बाँट के मुस्लिम को अलग कर दिया, हिंदू को अलग कर दिया, उसके बाद इन्होंने निर्वाचन किया था, ठीक है ना? बात करते हैं कि मार्लो मिंटो
सुधारों में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिकता निर्वाचन दिया गया था। पृथक मतलब होता है अलग, और सांप्रदायिकता मतलब धार्मिक, निर्वाचन माने चुनाव। यानी कि मुसलमानों को ना अलग चुनाव के लिए दिया गया था। किस सुधार में? तो माल्टो मिदर सुधार में, यानी कि मिंटो सुधार में। समझ में गया ना? जिसने भारत में सांप्रदायिकता और भविष्य के विभाजन के बीज बोए थे। भाई एक बात याद रखिए कि मानते हैं जब यहाँ पर आप पृथक निर्वाचन दे दिए, तो आप ये ऑटोमेटिक समझिए कि ये एक ना एक दिन अपना देश के लिए विभाजन के लिए मांग करबे करेंगे। सब सपोज मान लीजिए कि आप घर में 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, ठीक है ना? कोई भी हो, मानते भाई की बात हटे, कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको अलग खाना दीजिएगा डेली के डेली, डेली-डेली, एक ऐसा समय आएगा ना कि वो अपना घर भी अलग बनाएगा, आपको भी मालूम है कि नहीं? घर बिल्कुल बनाएगा अलग। जब आप उसको अलग खाना दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं अलग, एक समय आएगा कि जब वो चीज़ें बदल जाएगी तो अलग घर बनाएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना? तो इसीलिए जो है ना, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद ने इसी के संदर्भ में कहा था कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं है, बल्कि मिंटो है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और इसी मार्लो मिंटो सुधार में ना मुस्लिमों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन कर दिया गया था। यानी कि वो जो है अपना चुनाव जो है अपना अलग अपना मुस्लिम में कर दिया गया था। समझ में आ गया ना? यानी कि दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है मार्लो मिंटो सुधार में आया था। यानी कि मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने माना था पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता। याद रखिएगा इसको ज़रूर, ठीक है ना? क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन। देखिए इतना इसलिए समझाना पड़ रहा है ताकि हम नहीं चाहते कोई भी विद्यार्थी एक क्वेश्चन भी छोड़ के आए। क्योंकि इतना समझाने के बाद भी अगर हम आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के आते थे, ये सही बात नहीं है। और यही चीज़ ना आपको मैराथन में नहीं मिलेगा। क्या फ़ायदा भाई? है कि नहीं? मैराथन करके क्या मतलब, जब आप इसीलिए हम कम क्वेश्चन कम लाते हैं, लेकिन आपको हमेशा एक्सप्लेनेशन बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाते हैं। इस पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोल रहा है 169 नंबर सवाल है। बोल रहा है कि पटना लॉन जो है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया है? ठीक है ना? जो हम लोग अभी गांधी मैदान में जाते हैं, आप लोगों को मालूम है ना कि बहुत सारे लोगों को नाम होगा गांधी मैदान पटना का, लेकिन उसका पहले नाम क्या था? पटना लॉन था। क्या नाम था? पटना लॉन। लेकिन इसको कब बदल के गांधी मैदान कर दिया गया, उसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना? 4 ऑप्शन दिया गया, उसको सही तरीके से आपको पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या फिर ऑप्शन नंबर बी है साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, या फिर ऑप्शन नंबर सी है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भारत स्वतंत्रता के अगले वर्षगांठ पे। ठीक है ना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफी बेहतरीन है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के स्वतंत्रता के अगले वर्ष पर, ठीक है ना? अगले वर्ष पे जो है, अगले वर्षगांठ पे जो है पटना लॉन का नाम बदल के गांधी मैदान के रूप में कर दिया, वो भी गांधी जी की याद में कर दिया गया। समझ में आ गया ना? आप गए होंगे तो वहां पर उनकी स्टैच्यू भी आप देख सकते हैं, है कि नहीं? अब हम चलते हैं इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखिए महात्मा गांधी की हत्या के बाद, महात्मा गांधी की जो हत्या थी उसके बाद से क्या हुआ था, 1948 में स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ पे, यानी कि अगले वर्षगांठ पे 47 के बाद 48 में पहली वर्षगांठ में उन पहले उनके सम्मान में पटना के बांकीपुर मैदान या पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था। कब किया गया था? 1948 में, ठीक है ना? अतः पटना लॉन का जो है गांधी मैदान के रूप में नामकरण भारत की स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ के रूप में किया गया था। समझ में आ गया ना? इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना? यानी कि पहली वर्षगांठ में किया गया था। समझ गए? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? 170 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो को ना आज का जो है आखिरी सवाल है। तो इस वीडियो को आप खत्म जब हो जाने के बाद आप खुद बताइए कि आपने इस वीडियो में कितना क्वेश्चन को अटेंड किया है, कितना क्वेश्चन बेहतरीन आपको लगा, कौन-सा क्वेश्चन हार्ड लगा, ठीक है ना? और एक और बात दोस्त, अगर ये वीडियो में आपके लिए थोड़ी-सी भी मेहनत लग रही है ना, आपकी ज़रूरी सामान लग रहा है ना कि भाई मेरे लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, ठीक है ना? और चैनल को ना सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है ताकि आपको बिहार में एक जॉब मिले और आपके जीवन को एक बेहतरीन नज़रिया मिले, है कि नहीं? तो चलिए हम 170 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि वर्ष 1911 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या जो है कि पूरे देश में कौन से स्थान पर है, ठीक है ना? पूरे देश में जो बिहार की जनसंख्या आखिर कितने नंबर स्थान पे है? 2011 की जनगणना की बात करें, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, लेकिन उसी के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन नंबर है प्रथम, या फिर ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, या फिर ऑप्शन नंबर सी है तृतीय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय हो जाएगा, ठीक है ना? बिहार की जो जनसंख्या है पूरे भारत में तृतीय स्थान पे है।
पहले स्थान पर कौन से है? तो पहले स्थान पर यूपी है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। कौन है? यूपी है, ठीक है ना। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पे आपको महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है, ठीक है ना। और तीसरे स्थान की बात करते हैं तो तीसरा तो हमारा बिहार है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। पहले पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार, जनसंख्या के मामले में, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन चलिए हम और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो कितना है? 10.4 करोड़। ये 2011 की जनगणना की बात करें, अभी तो देखा जाए तो हमको लगता है लगभग 12 करोड़ प्लस ही हो गया होगा, है कि नहीं। लगभग बिहार की जो जनसंख्या है लगभग 12 करोड़ से भी ज्यादा हो गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए लेकिन 2011 की जनगणना का सवाल है तो उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो देखिए 10.4 करोड़ है, जो कि कुल देश की जनसंख्या को लगभग 8.6% है, ठीक है ना। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, बिहार जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये तो आपको हम बता ही दिए, ठीक है ना। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में कौन सा है? पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और दूसरा नंबर महाराष्ट्र में है, और तीसरा पे बिहार है। इन तीनों को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी मिलान वाले करने के लिए आता है, तो इन तीनों को जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों आपको पूरा का पूरा आज जो है 170 नंबर प्रश्न जो है कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है ना। आप आराम से जाके हमारा जो प्लेलिस्ट बनाए हैं आप आराम से टोटल सीरीज देख सकते हैं। डेली क्वेश्चन आएगा, डेली वीडियो आएगा, एक दिन भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से सभी वीडियो को कंप्लीट कीजिए। जितने भी बिहार के एग्जाम है, एग्जाम से पहले आप एक बार इसको देख कर ही जाइएगा। हम बता रहे हैं ना, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस ध्यान से देख कर जाइएगा, ठीक है ना। और हाँ, एक और बात है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है, ठीक है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।